जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू MCQ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज 24 सितंबर 2023 का हम करंट अफेयर लेकर आए हैं। तो आप जानते हैं कि हम आपके लिए डेली का करंट अफेयर लेकर आते हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। और आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको पता चले कि हम कौन कौन से आपको पढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं कि हम आपके लिए क्या क्या इनिशिएटिव चला रहे हैं। इस टाइम हम आपके लिए पॉलिटी की क्लास चल रही थी, तो 3-4 दिन से अपडेट नहीं की, उसे अपडेट करेंगे आज। और यूपी स्पेशल की क्लास भी अपडेट करेंगे, लेकिन क्लासेस की जो ड्यूरेशन है थोड़ी कम रखेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि क्लासेस ज़्यादा बड़ी होने की वजह से आप लोग उन्हें पूरा नहीं देख पाते। तो छोटे छोटे पार्टों में हम क्लासें बांट के अब डाला करेंगे। हो सकता है एक क्लास की जगह कभी कभी 2 क्लास भी डाल दिया करें, लेकिन 2 छोटे छोटे पार्टों में पूरे दिन की क्लास, जो एक क्लास रहती थी उसे 2 पार्टों में डाल दिया करेंगे। तो आप सभी ज़रूर देखिएगा। और बाकी इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम आपका है, आप लोग की जिम्मेदारी है। आप लोग इसे आगे बढ़ाइए चैनल को, और हमारा जो काम है करंट अफेयर पढ़ाना, वो हम आपको पढ़ा रहे हैं इस टाइम। तो शुरू करते हैं। आज 24 सितंबर को क्या मनाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि 24 सितंबर को, आज जो 24 सितंबर है, इस दिन क्या मनाया जाता है। 24 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस, यानी इंटरनेशनल डॉटर्स डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल डॉटर्स डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस। ये आप जानते हो कि भारत और अन्य देशों में बेटों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इसलिए इस भेदभाव को ख़त्म करने और बेटियों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 सितंबर को। इसके अलावा 24 सितंबर को क्या होता है, 24 सितंबर को मैडम भीखाजी कामा का जन्म हुआ था। मैडम भीखाजी कामा कौन थी? मैडम भीखाजी कामा को क्रांतिकारियों की माँ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्रांतिकारियों की माँ कहलाती हैं मैडम भीखाजी कामा। इनका आज के दिन जन्म हुआ था। तो अब हम आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में दुनिया का सबसे पुराना देवदार का पेड़ पाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में डोडा ज़िला है, वहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना देवदार का पेड़ पाया गया है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर इस समय अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भद्रवाह वन प्रभाग के अधिकारियों ने डोडा ज़िले के भालेसा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा और शायद सबसे पुराना देवदार का पेड़ पाए जाने का वादा किया है, और इसे विरासत स्थल घोषित करने का अनुमान लगा रहे हैं। इस पेड़ का जो तना है, उसका तना का जो व्यास है 54 फीट। दुनिया में इस प्रजाति का जो सेंड्रस देवदार है, ये दुनिया जो सबसे सेंड्रस देवदार पेड़ है उसमें से सबसे बड़ा है ये, और पुराना भी प्रतीत होता है। अभी जो है वर्तमान में जो सबसे पुराना देवदार का पेड़ कहाँ पर है? याकू सीमा पर पाए जाने, ऑफिशियल तौर पर याकू सीमा पर पाए जाने वाले याकू सीमा जो देवदार के पेड़ हैं, जोमोन सुगी सबसे पुराना, यहाँ पे सबसे पुराना और बड़ा देवदार का पेड़ है जोमोन सुगी नाम से। तो वर्तमान में अभी ये वाला है जोमोन सुगी, लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर में पाया गया है, उस उधर के जो डोडा ज़िले में पाया गया है, वहाँ के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि ये विश्व का सबसे पुराना पेड़ है। और इसकी आयु वो लोग कितना बता रहे हैं? 2000 से लेके 7000 वर्ष पुराना ये देवदार का पेड़ बता रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें एक आया था भद्रवाह। तो भद्रवाह से हमें क्या याद आता है? हमने आपको पढ़ाया था भद्रवाह राजमा। भद्रवाह राजमा हाल ही में क्या घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा को GI टैग मिला है हाल ही में, कुछ समय पहले। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर ने 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेज़बानी की है? तो जो 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेज़बानी की है, ये किसने की है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने इसकी मेज़बानी की है। 65 प्रकाशकों के साथ अपने शीर्षकों के प्रदर्शन के लिए बलरामपुर गार्डन में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन हुआ। इसके अलावा 11 दिवसीय पुस्तक महोत्सव में इसमें क्या होगा? कई पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा।
कई लेखक आएंगे और उनके मध्य बैठकें होंगी, कवि सम्मेलन होंगे, मुशायरा और युवाओं और बच्चों के लिए जो कार्यक्रम होते हैं वो आयोजित किए जाएंगे। तो याद रखिएगा 11 दिवसीय ये पुस्तक महोत्सव है, 20वां संस्करण है राष्ट्रीय पुस्तक मेले का। तो ये लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें और क्या रहेगा, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ थीम के तहत आयोजित किया जाएगा। कौन सी थीम रहेगी, ज्ञान कुंभ रहेगी थीम। और इसमें मुफ्त प्रवेश और पुस्तकों पर न्यूनतम 10% की छूट ज़रूर दी जाएगी। तो ये जो है पुस्तकों को लोकप्रिय बनाने के लिए, पुस्तकों को दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो भी है पुस्तकों के प्रति लोगों के प्रेम को बढ़ाने के लिए पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव शुरू होगा? अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव यानी लाइट हाउस फेस्टिवल शुरू होगा? तो ये कहाँ पे शुरू होगा? ये गोवा राज्य में शुरू होगा। तो गोवा के पणजी, गोवा राज्य की राजधानी है पणजी के फोर्ट अगुआड़ा लाइट हाउस से भारत के पहले लाइट हाउस फेस्टिवल का शुरुआत की जाएगी और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? सर्बानंद सोनोवाल करेंगे। सर्बानंद सोनोवाल क्या हैं? भारत के केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री हैं। मतलब ये जो है इसका उद्घाटन कब हुआ? इसका उद्घाटन कल 23 सितंबर को कर दिया गया और ये 25 सितंबर तक चलेगा। तो मतलब 23, 24, 25 3 दिवसीय ये महोत्सव है। इस महोत्सव में इतिहासकार, पुरातत्वविद, सांस्कृतिक मानवविज्ञानी, इतिहास, संस्कृति और समाज में रुचि रखने वाले कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही समुद्री इतिहास के बारे में दिलचस्पी रखने वाले लोग इसकी चर्चाओं में भाग लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला प्रश्न हो गया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है। किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है? तो जो INS सह्याद्री है ये इसने भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय जो नौसेना का अभ्यास हुआ है उसमें भाग लिया है। तो ये जो है इस त्रिपक्षीय अभ्यास ने 3 समुद्री देशों को अपनी साझेदारी मजबूत करने, स्थिर, शांतिपूर्ण और सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र का समर्थन करने के लिए और अपनी सामूहिक क्षमता में सुधार करने का अवसर प्रदान किया है। तो आप जानते हैं जब कोई अभ्यास होता है तो तीनों देश अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी युद्ध लड़ते रहे और किस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए, और एक दूसरे की सेनाओं के बारे में जानने को मिलता है, अलग अलग हथियार यूज करने को मिलते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। तो ये जो अभ्यास हैं इसमें 3 समुद्री देशों को साझेदारी मजबूत करने के लिए सहयोग एक दूसरे ने प्रदान किया। INS सह्याद्री जो है, अगर हम INS सह्याद्री के बारे में बात करें तो INS सह्याद्री स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोजेक्ट 17 क्लास मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट का तीसरा जहाज़ है। ये मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में बनाया गया था। आप जानते हैं स्टील्थ फ्रिगेट के कई जहाज़ बने हैं, तो जिसमें से ये तीसरा जहाज़ था INS सह्याद्री। तो INS सह्याद्री ने भाग लिया है भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास में। अगले प्रश्न पर चलने से पहले ये बता देते हैं कि 20 सितंबर को सिंगापुर के साथ जो भारत का नौसेना अभ्यास होता है, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, क्या नाम है उसका नाम है सिम्बैक्स जो है उसमें उसमें जो है भारत की तरफ से 2 जहाज़ और 1 पनडुब्बी गए हैं। उसका क्या क्या नाम है? जहाज़ों का नाम है रणविजय और कवरती और पनडुब्बी का नाम है सिंधु केसरी। ये सब सिंगापुर गए हैं। अगर हम सिम्बैक्स की बात करें तो यह भारतीय नौसेना द्वारा किसी भी अन्य देश के साथ किया जाने वाला लंबा निरंतर नौसैनिक चलने वाला अभ्यास है। मतलब सिंगापुर से जब से शुरू किया है भारत ने तब से लगातार ये युद्ध अभ्यास चल रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर स्वाति नायक ने 2023 का प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार जीता है, वह किस राज्य से संबंधित है? अगर हम स्वाति नायक जी के बारे में बात करें तो स्वाति नायक जी ओडिशा राज्य से संबंधित हैं और इन्हें उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। किसके द्वारा दिया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। नाम क्या है? नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार के तहत युवा जो उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक हैं उनको दिया जाता है।
तो ये जो डॉक्टर स्वाति नायक जी हैं उड़ीसा से, ये कहाँ पर कार्यरत हैं? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र में एक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक की फील्ड रिसर्च और एप्लीकेशन के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के 2023 प्राप्तकर्ता के रूप में उन्हें नामित किया गया है। विश्व खाद्य फाउंडेशन ने, मतलब विश्व खाद्य फाउंडेशन पुरस्कार फाउंडेशन ये अवार्ड देता है, उन्हें उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक के रूप में वर्णित किया है। इन्होंने क्या काम किया डॉक्टर स्वाति नायक ने? संचालित चावल बीज प्रणालियों में छोटे किसानों को शामिल करने, परीक्षण और तैनाती से लेकर जलवायु, लचीला और पौष्टिक चावल किस्मों के समान पहुंच और अपनाने तक उनके अभिनव दृष्टिकोण को मान्यता प्रदान करता है। कुल मिला के इन्होंने जो बीज प्रणालियाँ थी चावल की, उनमें छोटे किसानों के लिए बेहतरीन काम किया है और उन्हें पूरा सुविधा उपलब्ध कराए कि वो परीक्षण कर सकें, उसे बो सकें और उस किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, पूरी जानकारी दी है, जिससे पौष्टिक चावल की विभिन्न किस्मों तक उनकी भी पहुंच हो सके जो छोटे किसान हैं उनकी। तो इसके लिए इन्हें उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक के रूप में वर्णित किया है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने। इन्हें नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कहाँ की हैं ये डॉक्टर स्वाति नायक, ये हैं उड़ीसा की। अगर हम नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। याद रखिए जो शांति का नोबेल पुरस्कार के बारे में प्रश्न है आ चुका है ये लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? हाँ, एक बात और याद रखिए कि ये जो पुरस्कार दिया गया है उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक श्रेणी में, ये 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? तो बिहार के बगहा शहर में बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। बगहा में VTR के बीच बनेगा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, जिसका उद्घाटन 22 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री कौन है मुख्यमंत्री बिहार के? वो है नीतीश कुमार, वो उद्घाटन करेंगे। VTR के बीच बन रहे प्रकृति की गोद में इस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से पर्यटक VTR का मनोरंजक दृश्य देख सकेंगे। कन्वेंशन सेंटर के अंदर से पहाड़ों का दृश्य दिखाई पड़ेगा, जंगल की हरियाली नज़र आएगी और गंडक नदी का नज़ारा भी हमें देखने को मिलेगा इस कन्वेंशन सेंटर से, जिसका उद्घाटन कौन करेंगे? 22 दिसंबर 1942 को कौन करेंगे? उनका नाम है, जो CM है बिहार के, नीतीश कुमार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नई समुद्री टार्डीग्रेड प्रजाति का नाम पूर्व राष्ट्रपति जो रहे हैं उनमें से किन के नाम पर रखा गया है? तो जो नई समुद्री प्रजाति खोजी गई है टार्डीग्रेड की, उसका जो नाम रखा गया है वो APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी APJ अब्दुल कलाम रहे हैं और इन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती थी। तो नई समुद्री टार्डीग्रेड प्रजाति का नाम APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने समुद्री टार्डीग्रेड की एक नई प्रजाति की पहचान की है। तो इन्होंने क्या रखा है उसका नाम? इन्होंने उसका नाम रखा है बैटिलिप्स कलामी। याद रखिएगा, बैटिलिप्स कलामी इन्होंने इसका नाम रखा है और ये जीनम बैटिलिप्स से संबंधित है। 2021 में विष्णु दत्तन और डॉक्टर नंदन ने केरल के वडकारा में भारत से पहली समुद्री टार्डीग्रेड प्रजाति की खोज की थी। अब आप लोग सुन रहे होंगे ये जो टार्डीग्रेड है, बार बार नाम आ रहा है। तो टार्डीग्रेड क्या होता है? टार्डीग्रेड होते हैं बेहद छोटे आकार के सूक्ष्मजीव होते हैं, जिनका आकार किस में होता है? माइक्रोमीटर में होता है और ये अपने लचीलेपन की वजह से मशहूर रहते हैं, मतलब लचीले बहुत होते हैं और बेहद छोटे आकार के सूक्ष्मजीव होते हैं जिन्हें माइक्रोमीटर में जिनका आकार मापा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सितंबर 2023 में शुरुआती UNCITRAL दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो सबसे पहले जो है तो मेज़बानी UNCITRAL की मेज़बानी कौन करेगा? अपना प्यारा देश भारत करेगा। तो अब हम पहले जान लेते हैं कि UNCITRAL क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है, UN का मतलब यूनाइटेड नेशन, C से क्या हुआ? कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ।
कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन, UNCITRAL का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें इसका, तो हेडक्वार्टर वियना में है। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और ये जो UNCITRAL है, आप समझ ही रहे होंगे, मतलब यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की सब्सिडरी है, ये सब्सिडरी बॉडी है। तो ये जो UNCITRAL का दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेज़बानी करेगा सितंबर 2023 में, ये भारत करेगा। तो ये जो है UNCITRAL करता क्या है? ये क्या करता है कि ये सामंजस्य बैठाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नियम बनाकर वाणिज्यिक कानून सुधार की ये विशेषज्ञ समिति होती है। इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सामंजस्य बैठाने के लिए और जो भी है दो देशों के बीच या मतलब सारे देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए नियम डिसाइड करता है। और ये जो उद्घाटन किया गया है, मतलब ये जो सम्मेलन की मेज़बानी हुई है 14 से 16 सितंबर 2023 तक हो चुकी है। मेज़बानी की है, यहाँ पे होना चाहिए। तो 14 से 16 सितंबर तक इसका उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग UNCITRAL दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? भारत ने की। और यह जो सम्मेलन इस सम्मेलन का आयोजन किया गया किसने किया? भारत के विदेश मंत्रालय UNCITRAL और भारत के लिए संगठन की राष्ट्रीय समन्वय समिति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा 14 से 16 सितंबर के बीच भारत ने इसकी मेज़बानी की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि सिंगापुर ने यहाँ पे हांगकांग को पछाड़ दिया और सिंगापुर पहले नंबर की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गई है। ये बड़ी न्यूज़ क्यों है? क्योंकि मतलब जो कौन सा सूचकांक आता है, हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो आता है 1970 से जब से शुरू हुआ है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, टॉप पर कौन था? हांगकांग ही हमेशा टॉप पर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंगापुर ने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया। सिंगापुर पहले पे और अब हांगकांग हो गया है दूसरे पे। इसके अलावा तीसरे पे देखते हैं कौन हो गया। तीसरे पे हो गया है स्विट्ज़रलैंड, चौथे पर न्यूजीलैंड और पाँचवें पर अमेरिका। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब सिंगापुर ने हांगकांग को पछाड़ दिया है, मतलब हांगकांग किसी देश से पीछे हो गया है जब से आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक लॉन्च होना शुरू हुआ है 1970 से। तो कनाडाई थिंक टैंक है फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर ने हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी जगह बना ली है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस 2023 का विषय क्या है? हमने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस या विश्व बधिर दिवस कब मनाया जाता है। कल बताया था कि 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस बार जो 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया 2023 में, इसका विषय क्या है? इसका विषय है एक ऐसा संसार जहां हर जगह से बधिर लोग कहीं भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। ये याद रखिए कि पूरा थीम है, थीम यानी विषय है कि एक ऐसा संसार जहां हर जगह से बधिर लोग कहीं भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2023 का विषय है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो होता है 23 सितंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो बधिर समुदायों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा समाज में बधिर लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों, ये जो हम आपको डिटेल में बताते हैं, करंट अफेयर पूरा हो गया है, अब शुरू हो रहा है आज ही आप जानते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन आपको डिटेल में बताते हैं और कुछ क्विज फॉर्म में।
तो आप लोग इन्हें भी देखिए। दोस्तों, आप लोग ये याद रखिएगा कि इस चैनल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी हो सके आप करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर करिए, रिकमेंड करिए दूसरों को भी। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में। हाल ही में 19वें एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अगर हम बात करें 19वें एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये किया जाएगा कहाँ पर? चीन में किया जाएगा। चीन में कब से शुरू हुआ है ये 23 सितंबर से शुरू हुआ है, 8 अक्टूबर तक चलेगा। चीन के कौन से शहर में हो रहा है? ये चीन के हांगझोउ शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके उद्घाटन समारोह में जो चीनी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग भी शामिल हुए थे। तो याद रखिएगा, चीन के हांगझोउ शहर में इसका आयोजन हो रहा है। लेकिन इसमें एक विवाद आ गया है। क्या विवाद आया है? कि जो एशियन गेम्स में है, चीन ने भारत के 3 एथलीटों को क्या कर दिया है, उन्हें भाग लेने से उनके इनकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो तीनों एथलीट अरुणाचल प्रदेश से हैं, और चीन क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है, इसलिए ये विवाद उपज के आया है। तो जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने अपनी चीन यात्रा जो है इन्होंने रद्द कर दी है। तो देखिए अब भारत इसमें क्या अपना एक्शन लेता है। फिलहाल ये आपको जानकारी अभी मिली हुई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने 544 जिलों में आपातकाल की घोषणा की है? ये जो 544 ज़िले हैं, इसमें आपातकाल की घोषणा किस देश द्वारा की गई? ये की गई है पेरू द्वारा, इसकी घोषणा की गई। पेरू की अगर राजधानी के बारे में बात करें तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि पेरू की राजधानी वर्तमान में क्या है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? तो जो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना है वो किसने शुरू की है? वो शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई है। शिवराज सिंह चौहान कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? मंगू भाई छगन भाई पटेल, और राजधानी है भोपाल। ये जो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है इन्होंने, इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत 3 हॉर्स पावर के पंपिंग सेट जो आते हैं, तीन हॉर्स पावर या इससे ज़्यादा के जो पंपिंग सेट होते हैं, कृषि पंप कनेक्शन जो हैं वो दिए जाएंगे किसानों को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने हैं? तो इस समय शीर्ष गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद सिराज। आप जानते हैं कि एशिया कप का जो फाइनल हुआ था आर प्रेमदासा स्टेडियम में, उसमें मोहम्मद सिराज ने 21 रन दे के 6 विकेट हासिल किए थे। तो इन्होंने आज सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था अपना। इसी वजह से अभी जो रैंकिंग आई है, इन्हें आईसीसी वनडे रैंकिंग में ये शीर्ष पर पहुँच गए हैं। लेकिन एक बात यहाँ याद रखने वाली बात है कि भारत ने जो अपना एशिया कप का खिताब जीता है वो 8वां खिताब जीता है। लेकिन जो याद रखने की बात है कि ये जो आईसीसी वनडे रैंकिंग हो या T20 या कोई भी रैंकिंग हो, ये टाइम पे बदलती रहती है, तो इसे अपडेट करते रहिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? अगर हम OECD के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये इसके लिए इसने भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये लगाया इसने 2024 में है। तो याद रखिए कि 2024 में इन्होंने 6% लगाया है, और 2023 की अगर पूछें तो ये लगाया है 6.3%। तो यहाँ पर 2023 कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में 6% दिया नहीं, तो 6.3% है 2023 के लिए, और 2024 के लिए इन्होंने अनुमान लगाया है 6% का, ये भी याद रखिएगा। अगर हम OECD के बारे में बात करें तो इसका हिंदी क्या होगी? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। पेरिस कहाँ पे? फ्रांस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 1961 को। OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, हिंदी में कहा जाए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। 30 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी।
आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। तो ये जो 14वां संस्करण आयोजित हुआ है, कहाँ पे आयोजित हुआ है, पहले तो हम इसके बारे में बता देते हैं कि ये दो दिवसीय सम्मेलन था। वैश्विक कौशल शिखर का सम्मेलन ये 2 दिवसीय सम्मेलन था। इसका 14वां संस्करण जो हुआ है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका संस्करण का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? युवाओं को सशक्त बनाकर उनके भविष्य का निर्माण करना। उद्देश्य मतलब इसका जो विषय था वो था युवाओं को सशक्त बनाकर उनके भविष्य का निर्माण करना। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्योग आधारित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने में ध्यान केंद्रित करना है देश को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कौशल युक्त लोगों को रोज़गार मिल सके और उद्योग बढ़ सके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 21 साल से कम उम्र के लोगों पर हुक्का तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये किसने लगाया है? ये कौन सी राज्य सरकार है? ये कर्नाटक राज्य सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं बी सिद्धारमैया। और राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। और हाँ, इसमें एक प्रश्न और याद रखिएगा कि भूटान सबसे पहला ऐसा देश है जिसने तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगा दिया है। इसने 2010 में ही लगा दिया था प्रतिबंध भूटान ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर वर्ष 29 जून को अब क्या मनाया जाएगा? व्यापारी कल्याण दिवस मनाया जाएगा। ये क्यों मनाया जाएगा? व्यापारियों की जो भी दिक्कतें हैं उन्हें दूर करने के लिए और उनसे जो संबंधित समस्याएं हैं व्यापारी और अधिकारियों के बीच, व्यापारी और सरकारियों के बीच बेहतर सामंजस्य बनाया जा सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि प्रतिवर्ष व्यापारी कल्याण दिवस मनाएगी 29 जून को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नुआखाई जोहार त्यौहार ये कहाँ मनाया गया? अगर हम नुआखाई जोहार त्यौहार की बात करें तो ये उड़ीसा का सदियों पुराना पारंपरिक त्यौहार है। ये कृषि और संस्कृति से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। ये ओडिशा में तो मनाया ही जाता है, लेकिन ओडिशा से जो लगा हुआ सीमावर्ती छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ पे भी ये त्यौहार मनाया जाता है। नुआखाई का क्या मतलब है? नुआखाई का मतलब है नया खाना। तो जिस समय खेत में जो उगे हुए नए धान के चावल खाए जाते हैं इस त्यौहार में, इसी को नुआखाई जोहार त्यौहार कहते हैं। ये अपने देवी को पहले चढ़ाते हैं, फिर उन जो धान के चावल हैं उनको खाते हैं। तो इसी त्यौहार को नुआखाई जोहार त्यौहार कहा जाता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण चीन सागर में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो आप जानते हैं दक्षिण चीन सागर में अधिकतर तनाव रहता है चीन की वजह से। तो इस तनाव के बीच भी किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये कौन है? ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के बारे में अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जोको विडोडो। और वर्तमान में अगर राजधानी की बात करें तो वर्तमान में तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता में है, लेकिन अगले साल इंडोनेशिया अपनी राजधानी कहाँ पे शिफ्ट करने जा रहा है? बोर्नियो द्वीप में ये अपनी राजधानी शिफ्ट करने जा रहा है। कहाँ पर? नूसंतारा में अपनी नई राजधानी बनाने जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और ये क्यों बना रहा है? क्योंकि भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं से जकार्ता को काफ़ी क्षति पहुँचती रहती है समय समय पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने आगामी विश्व कप जो आईसीसी विश्व कप 2023 वनडे जो विश्व कप है उसके लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? तो इसके लिए किसने की है? एडिडास ने टीम इंडिया की जर्सी जो है लॉन्च की है, एडिडास कंपनी ने, जो आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 है उसके लिए। और एडिडास ने क्या किया है? अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें
थ्री का ड्रीम नामक गाने गाते हुए जो रफ्तार हैं वो थ्री का ड्रीम गाना गाते हुए उन्हें दिखाया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना नया ब्रांड D9 स्पोर्ट्स लॉन्च किया? तो जो D9 स्पोर्ट्स लॉन्च किया है किसने किया है? दीपक चहर ने किया है। तो भारतीय क्रिकेटर दीपक चहर ने अपना नया ब्रांड D9 स्पोर्ट्स लॉन्च किया और खेल उपकरणों की दुनिया में अपना कदम रखा है। आप जानते होंगे दीपक चहर गेंदबाज हैं और राहुल चहर इनके भाई वो भी गेंदबाज हैं दोनों। ये दीपक चहर मतलब मीडियम फास्टर या फास्टर कह लीजिए, और राहुल चहर जो हैं वो स्पिनर हैं। दोनों IPL में आपने दोनों को देखा होगा और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी इन्होंने कुछ मैच खेले हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दुर्लभ धातु वैनेडियम पाया गया है? तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था ये दुर्लभ धातु वैनेडियम के बारे में कहाँ पाया गया है। ये पाया गया है गुजरात में, कह सकते हैं गुजरात के तट के पास जो खंभात की खाड़ी है वहाँ पे तलछट से प्राप्त नमूनों में हमें वैनेडियम के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। अगर हम वैनेडियम की बात करें तो इसका जो प्रतीक है उसे V से दर्शाया जाता है, और जो वैनेडियम है 55 विभिन्न धातुओं से हमें प्राप्त होता है, विभिन्न धातुओं में हमें प्राप्त होता है, लेकिन इसे अपने शुद्धतम रूप में निकालना सबसे कठिन है। इसलिए जो भारत में की जो खंभात की खाड़ी से तलछट से नमूने प्राप्त हुए हैं, यदि हमें उनमें वैनेडियम मिलता है तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। आपकी जिम्मेदारी है इस चैनल को आगे बढ़ाना है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अब आपकी जिम्मेदारी है आप इसे किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं और आप लोगों के ऊपर पूरी तरह छोड़ रहे हैं कि आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।